बेहद ही खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नया साल यानी 2023, कहां बनेगा पैसा? नया साल डेट के लिए कैसा रहेगा? इक्विटी में निवेश करना कितना फायदेमंद है? गोल्ड और रियल एस्टेट पोर्टफोलियो में शामिल कैसे करें? इसी पर करने वाले हैं आज खास चर्चा। नए साल में सही जगह निवेश करके कैसे आप कमा सकते हैं मुनाफा, समझते हैं हमारे आज के इस खास पेशकश में। हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान आज हैं JRL मनी के को फाउंडर विजय मंत्री। विजय जी, आपका बहुत स्वागत हम करते हैं आज के शो में। और चर्चा बेहद ही खास रहने वाली है आपसे। जिससे पहले हम आपसे इस चर्चा की शुरुआत करें, यह दिखाना बेहद जरूरी है कि जो हमने आज से एक साल पहले आपके साथ शो किया था, उसमें साल 2022 की जो कि निकल चुका है, उसकी क्या प्रिडिक्शंस की गई थी। तो इसलिए जिससे पहले हम विजय जी से आज के इस शो की शुरुआत करें और साल 2023 के निवेश के इस आउटलुक की बात करें, सर आपको एक थोड़ा रिकैप दिखाते हैं और बताते हैं कि क्या रहा था 2022 के लिए विजय मंत्री जी का प्रिडिक्शन। इस बाजार में डेट में बड़ा पैसा नहीं बनेगा। आपको शॉर्ट एंड डेट में रहना है। 1 महीना 3 महीना के ऊपर के काम आपको नहीं करना है डेट के अंदर। गोल्ड अभी सही टाइम है आपको धीरे धीरे गोल्ड में अपना एक्सपोजर बढ़ाने का। इक्विटी के अंदर हमारा मानना है कि इक्विटी में बहुत अच्छा पैसा अभी बन गया है। ऐसा नहीं कि इक्विटी बाजार खराब रहेगा, लेकिन जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी थी, वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ी आपको मॉडरेट करनी पड़ेगी। 3 बड़े सेक्टर है, पावर एंड इंफ्रा, PSU एंड बैंकिंग इंडस्ट्री। वहां आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड के थ्रू पार्टिसिपेट करना चाहिए। यहां ढंग का पैसा बनने की उम्मीद है। इक्विटी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टर को सतर्क रहनी है IPOs में। पर्टिकुलरली जो न्यूज टेक कंपनी आ रही है, उनके IPO में बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ वैल्यूएशन लॉसेस 20-20, 30-30, 40-40, 50% एकदम हो सकते हैं। हमने देखा है ऑलरेडी। उसके अलावा आपको सतर्क रहना है माइक्रो कैप, जो भंगार स्टॉक बोलते हैं ना, जो पेनी स्टॉक्स, आपको इनसे बहुत दूर रहना है। बड़ा पैसा बनेगा जहां बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने वाली है। तो बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहां होने वाली है? डेटा सेंटर में, इंडस्ट्रियल पार्क्स में, वेयर हाउसिंग में। यहां आपको बहुत अच्छा रिटर्न छूटेगा। बिल्कुल, तो कहां बनेगा पैसा? कुछ प्रेडिक्शंस विजय सर आपके साथ हमने की थी साल 2022 के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है कि आप 2023 की शुरुआत में भी हमारे साथ शामिल हैं, ये बताने के लिए कि ये नया साल कैसा रहेगा। सबसे पहले आपको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम देते हैं। धन्यवाद स्वाति जी, और आपको, आपके जी बिजनेस के पूरे स्टाफ को और आपके सारे व्यूअर्स को नए साल की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए सर, एक साल पूरा बीत गया और कई लोग कह रहे हैं कि ये साल तो एकदम ऐसे निकल गया कि पता ही नहीं चला। लेकिन हम तो कह रहे हैं कि जो हम अच्छी चीजें ग्रहण कर सकते हैं उसको करें और आगे बढ़ते जाएं हम उन्नति की ओर। लेकिन ये साल सरप्राइजेस से भरा हुआ रहा। मतलब एक ऐसा इवेंट, ग्लोबल इवेंट हुआ जिससे अभी भी दुनिया उबरने की कोशिश कर रही है। रूस यूक्रेन जो युद्ध का सरप्राइज हुआ, और एक सरप्राइज RBI ने भी दिया, एक सरप्राइज रेट हाइक देकर उसके बाद से एक ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला जारी रहा। हालांकि इसका तो प्रेडिक्शन आपने किया ही था कि हाँ, बढ़ती ब्याज दरों का दौर हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अब नए साल में जो काफी इकोनॉमिस्ट और काफी जैसी स्थितियां बन रही है, प्रिडिक्ट जो कर रहे हैं वो है ग्लोबल मंदी की आहट। अब इसको लेकर हर कोई कह रहा है कि 2023 क्या रिसेशन का साल होगा, इकोनॉमीज की क्या हालत होगी, भारत की इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करेगी। तो सबसे पहले आपसे यही समझेंगे, इस मंदी की आहट में भारत कैसे तैयार है? भारत, देखिए, इस मंदी की आहट में भारत तो बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है, क्योंकि अगर आप इंडियन गवर्नमेंट का डेट टू GDP रेशो देखो, या कंपनीज का डेट देखो, या इंडिविजुअल बैलेंस शीट पे डेट देखो हाउस होल्ड, तो यहाँ इंडिया में डेट बहुत कम है। दूसरा, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। तो इस ग्लोबल क्राइसिस के अंदर कोविड के बाद सारी कंट्रीज ने करेंसी प्रिंट की थी, लीडिंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। भारत ने करेंसी प्रिंट नहीं की, क्योंकि भारत इतना अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन था कि यहाँ
सारी दुनिया से बहुत बड़ा पैसा भारत में कंटिन्यूस बेसिस के ऊपर आता रहा। तीसरा, जो आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, चाइना ने जो 1980 के बाद बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया, तो ये चाइना की खासियत है उस, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट है कि सारी दुनिया को उस टाइम लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग और पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री ट्रांसफर करने के लिए डेस्टिनेशन चाहिए थी। आज की तारीख में सारी दुनिया को मालूम है कि चाइना का अल्टरनेट चाहिए। वियतनाम, बांग्लादेश एक बहुत छोटे लेवल पे अल्टरनेट दे सकते हैं, लेकिन जिस तरह का अल्टरनेट इंडिया दे सकता है वो कोई भी नहीं दे सकता। लोग काफ़ी टाइम बोलते हैं कि वियतनाम आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया, थाईलैंड निकल गया, इंडोनेशिया निकल गया, ऐसे कंट्रीज़ के बारे में इलस्ट्रेशन देते रहते हैं। लेकिन 1990 से 2020-22 तक का दौर देखें तो हर 5 साल को अगर आप ब्रेकअप करें, 90 से 95, 95 से 2000, 2000 से 2005, 2005 से 2010 या 2010 से 2015 और 2015 से 2020, तो हर 5 साल को ब्रेक करने में मालूम पड़ा कि टॉप 5 इकोनॉमी है उसमें इंडिया और चाइना हमेशा रहा है, और बाकी कंट्री चेंज होती रही है। लेकिन आने वाला जो 30 साल का पीरियड है उसमें चाइना रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन इंडिया तो रहने वाला है ही है, क्योंकि इंडिया एक गुड बॉय, एक रिलायबल पार्टनर की तरह इमर्ज होके आया है। तो इंडिया बहुत अच्छी मजबूत स्थिति में है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में है, वैक्सीनेशन दुनिया को सप्लाई की है, क्रिटिकल नेबर्स जब क्रिटिकल कंडीशन में थी तो फूड ग्रेन मेडिसिन हम लोगों ने सप्लाई की है, और इन्फ्लेशन इंडिया के अंदर मेरे हिसाब से अंडर कंट्रोल है। तो इंडिया, और यही कारण है कि इंडियन इक्विटी मार्केट प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, बिकॉज इंडिया में एक बहुत मजबूत इकोनॉमी है, एक बेस बहुत बड़ा है। तो हमको लगता है कि भारत इस ग्लोबल मंदी में वापस उभरता हुआ सितारा रहेगा, और आने वाले पीरियड में तो और ज़्यादा मुझे लगता है उभर के सामने आएगा। बिल्कुल, पॉजिटिव नोट से शुरुआत हमने प्रेडिक्शन की है विजय जी, लेकिन कुछ ऐसे इवेंट्स या ट्रिगर्स जिसके लिए भारत को तैयार रहना चाहिए, एक कहते हैं ना कि वॉचफुल, जिसपे एक स्ट्रैटेजी, एक स्टांस इंडियन इकोनॉमी को रखना चाहिए। बहुत सारे ब्राइट स्पॉट्स तो जरूर है, लेकिन कहां पर सावधान रहने की जरूरत है? देखिए, कंटिन्यूसली आज से नहीं, आज करीब इतने सालों से सारी दुनिया चाहती कि भारत अच्छा करे, तो हमको सावधान अपनी कंप्लेसेंसी से रहना चाहिए। मुझे लगता है सबसे बड़ा तो मतलब सारी दुनिया चाहती कि भारत अच्छा करे, बट भी हर बार हम अच्छा दुनिया चाहने के बाद भी खराब कर लेते हैं। एक बहुत बड़े 3-4 ग्लोबल ट्रेंड बहुत बड़े इमर्ज होकर आ रहे हैं। एक तो ग्लोबल ट्रेंड इमर्ज होकर आ रहा है कि पिछले 30 सालों से चाइना ने पूरी दुनिया को घरेलू लागत से कम दाम पे चीज़ें सप्लाई की थी, तो पूरे वर्ल्ड के अंदर डिफ्लेशनरी इन्वायरमेंट था। 100 रुपये की चीज़ चाइना 80 रुपये में सप्लाई करता था। अभी कोविड आने के बाद हर कंट्री ने डिसाइड किया कि क्रिटिकल आइटम हम और क्रिटिकल क्वांटिटी हम अपने देश के अंदर प्रोड्यूस करने वाले हैं, तो रेफरेंस पॉइंट पहले चाइना था, वो अभी डोमेस्टिक हो गया। इसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन दिख रहा है, और वो इन्फ्लेशन स्टिकी रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं है। उसकी रीडिंग अगले साल थोड़ी कम हो जाएगी। तो एक तो ये है। दूसरा है कि ग्लोबल सेंट्रल बैंक ने इतना करेंसी प्रिंट किया, इंटरेस्ट रेट हिस्टोरिकल लो हो गए थे। मतलब 2 साल पहले तो पूरी दुनिया का 1/3 डेट 0% या उससे भी नीचे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर था। वो एक दौर निकल गया है, और अभी आने वाले पीरियड के अंदर इंटरेस्ट रेट इलेवेटेड रहने वाले हैं, वो नीचे नहीं आने वाले बहुत जल्दी। तो इसके अंदर अलग तरह की कहानी होने वाली है मेरे हिसाब से। वर्ल्ड के अंदर एक डीस्केलेशन ऑफ जियोपॉलिटिकल हुआ था गल्फ वार के बाद, लेकिन यूक्रेन क्राइसिस के बाद और चाइना जिस तरह से अपने पांव पसार रहा है, चाहे वो ताइवान को लेके हो जाओ, चाहे कोई भी कंट्री को लेके हो जाओ, तो ग्लोबल टेंशन वापस एस्केलेट मेरे हिसाब से जो 20-30 साल का एक बहुत शांति वाला दौर रहा, छुटपुट घटनाएं होती रही, वो मुझे लगता है अभी थोड़ा चैलेंजिंग दौर के अंदर है। और तीसरा, पूरी दुनिया को कंजम्पशन वेस्टर्न वर्ल्ड, सप्लाई चाइना, लेकिन अभी वेस्टर्न वर्ल्ड में पूरे पीपल आर गेटिंग ओल्डर, तो वहाँ सारी तरफ चैलेंजेज है। और इसकी यही कारण है कि सारी दुनिया एक्चुअली भारत की तरफ देख रही है, और यही कारण है कि अपने यहाँ बहुत बड़ा FDI इनफ्लो आ रहा है। तो भारत को थोड़ा अपनी पॉलिसी ठीक रखना है, कैरिड अवे नहीं होना है मेरे हिसाब से, और बाकी सारे बॉक्स हम मतलब टिक कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से भारत में इतना
घबराने वाली बात नहीं। हाँ, कुछ लोग बोल सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भारत में है, ज़्यादा है, बट मुझे ऑनेस्टली अनएम्प्लॉयमेंट नहीं लगता भारत में। अगर आप इकोनॉमिस्ट को बोलेंगे तो बोलेंगे अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा है, लेकिन किसी एंटरप्रेन्योर से पूछेंगे कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट है क्या, तो आपको आके बोलेगा कि मैं तो लोग हायर करना चाहता हूँ, ढंग के लोग ही नहीं मिलते। बिल्कुल सर। विजय जी, अब हर साल हम देखते हैं कि किसी एक एसेट क्लास का साल होता है। हम सीधे 2023 की बात करेंगे। जिस तरीके से हमने एक राइजिंग रेट रिजीम की शुरुआत अब देखी है पिछले एक साल में, हालांकि एक और हम जितना संकेत हमें मिले आरबीआई गवर्नर जी से, एक और जरूर देखेंगे, लेकिन हाँ, पिछले कम से कम कोविड के बाद जो एक एकदम लो इंटरेस्ट रिजीम आया था, उसके बाद तो हम एक हाई रिजीम देख ही पा रहे हैं उसके 2 साल के बाद। तो कई मतलब ऐसा मानना है या ऐसा लग रहा है कि डेट का साल शायद 2023 हो सकता है, डेट में निवेश बेस्ट है 2023 के लिए। डेट बहुत अच्छा रहेगा, और जैसे आपने सही कहा, मैंने साल के शुरुआत में बोला कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने वाला है, लेकिन उसके पहले मैंने आपके 2021 में जब बजट में आया था, फरवरी 2021 में, तब हमने बोला था कि इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी के अंदर ऊपर जाएगा। तब कोई बात नहीं कर रहा था, बोला सेंट्रल बैंक सारी दुनिया के नहीं बोल रहे कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा, लेकिन साफ दिख रहा था कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा। मार्केट्स के ऊपर सेंट्रल बैंक भी नहीं है, तो सेंट्रल बैंक, ऐसा यूएस में कहा जाता था कि डोंट फाइट द फेड, बट आज फेड को सीखने पड़ा कि डोंट फाइट द मार्केट, क्योंकि मार्केट फेड से भी ऊपर है। और अभी आप देखिए इंटरेस्ट रेट 7.5 8%, 8.5% के आसपास हो गया है। तो अभी मेरे को लगता है कि ये साल डेट इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन इन्वेस्टर ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करे, फालतू कंपनियों में पैसा नहीं लगाए, ढंग की कंपनियों में पैसा लगाए। डेट में यहाँ से लेके 3 साल में डेट म्यूचुअल फंड में आपको मिनिमम मेरे हिसाब से पोस्ट टैक्स 7% के ऊपर रिटर्न छूटेगा यहाँ से लेके अगले 3 से 5 साल के लिए। तो मेरे हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड के लिए बहुत सुनहरा मौका है डेट इन्वेस्टर का, लेकिन उतना रिटर्न आपको एफडी में या कॉर्पोरेट एफडी में नहीं मिलेगा जितना आपको डेट म्यूचुअल फंड के अंदर रिटर्न छूटेगा। तो मेरे हिसाब से डेट म्यूचुअल फंड के लिए बहुत ही अच्छा पीरियड है, और यहाँ से लेके मार्च तक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपको डेट में पैसा डालने के लिए। तो आज हम बात करें मनी गुरु के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में जेआरएल मनी के को फाउंडर विजय मंत्री से, जिनसे हम समझे हैं साल 2023 कहां पर आपको मिलेंगे निवेश के मौके और कहां पर कमा सकते हैं मुनाफा। तो डेट की तो रहने वाली है मस्त चाल, जैसा हमने समझा आपसे विजय जी, पर इक्विटी का क्या रहेगा हाल? इक्विटी के अंदर वैल्यूएशन काफ़ी एलिवेटेड है, मतलब रीजनेबल से भी थोड़ा ऊपर वैल्यूएशन है। निफ्टी आज 22-23 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल, एक साल पहले वो 30-35 के पी मल्टीपल पे अवेलेबल था। अर्निंग ग्रोथ डेफिनेटली बहुत अच्छी हुई है पोस्ट कोविड, लेकिन आने वाले पीरियड में अर्निंग ग्रोथ भी थोड़ा टेपर ऑफ होगा, तो बड़ा पैसा इस साल भी लार्ज कैप में नहीं बनेगा। बड़े स्टॉक्स में बड़ा पैसा बनना मुझे काफ़ी मुश्किल लग रहा है। एक तो ये बात, सेक्टरल अगर हम देखें तो बैंकिंग मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी सालों बाद क्रेडिट ग्रोथ बहुत पॉजिटिव हुई है बैंकिंग इंडस्ट्री में, और बैंकिंग इंडस्ट्री काफ़ी अच्छा करती है राइजिंग इंटरेस्ट रेट और फॉलिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर, क्योंकि राइजिंग इंटरेस्ट रेट के अंदर बैंक्स आपका लोन का रेट इमीडिएटली बढ़ा देता है, लेकिन एफडी का रेट थोड़ा टाइम पीरियड के बाद तो थोड़ा थोड़ा बढ़ाता है, तो उनका मार्जिन बढ़ता रहता है। और इंटरेस्ट रेट जब गिरता है तो उल्टा करते हैं कि इंटरेस्ट रेट जब गिरता है तो एफडी का रेट इमीडिएटली कम कर देते हैं, लेकिन लैंडिंग रेट बहुत धीरे धीरे कम करते हैं। तो बैंकिंग का बहुत बड़ा मुनाफा होने वाला है। दूसरा, पिछले 2-3 सालों से रिस्क थी बैंकिंग सेक्टर पे कि फिनटेक कंपनी इनको चैलेंज कर देगी, लेकिन वो पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो बैंक का बहुत छोटा है। तो मुझे लगता है बैंक्स बहुत अच्छी सिचुएशन के अंदर, एनपीए क्लीन अप हुए हैं पूरे के पूरे, तो बैंकिंग सेक्टर बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, फार्मास्यूटिकल सेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, हेल्थ केयर उसको नाम दे सकते हैं, और फार्मास्यूटिकल मेरे हिसाब से न्यू एफएमसीजी है इंडिया के अंदर, क्योंकि 14 करोड़ लोग 60 साल के ऊपर के हैं, एंड वी आर नॉट लिविंग अ वेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल। और फार्मास्यूटिकल के अंदर खाली आप ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ही नहीं है, डायग्नोस्टिक सेंटर आ गए। आप एक आम आदमी से पूछ लीजिए पिछले 1 साल में कितने टेस्ट कराए। एम्प्लॉयमेंट पे जाओ तो टेस्ट होता है, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी लेनी है तो टेस्ट होता है,
कोई भी जरा सा बुखार आ गया तो डेंगू का टेस्ट, मलेरिया का टेस्ट, कोविड का टेस्ट तो अलग ही है। उसके अलावा हॉस्पिटलाइजेशन है तो हॉस्पिटल है, डायग्नोस्टिक सेंटर है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है। और इन सारा का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि जितना आप हेल्थ केयर, जितना आप हॉस्पिटलाइज होगे, आपका हेल्थ केयर का प्रीमियम भी बढ़ता रहेगा। तो दोनों तरफ आपको पेमेंट करना है। हेल्थ इंश्योरेंस का पेमेंट ज़्यादा हो जाएगा तो आपको फ़ायदा है कि आप फार्मास्यूटिकल स्टॉक्स में पैसा डालें, फार्मास्यूटिकल सेक्टरल फंड के थ्रू पैसा डालें। और तीसरा सेक्टर मुझे लगता है कि ऑटो इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा तेज़ी आने की उम्मीद। ऑलरेडी काफ़ी हमारी कॉल देने के बाद काफ़ी उसके अंदर अप्रिसिएशन हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी ऑटो सेक्टर में इतना अच्छा मतलब और मौका है। और पीएसयू हम कंटिन्यू बिलीव करते हैं कि पीएसयू आर इन वेरी गुड शेप, बिकॉज पीएसयू मोनोपोली सेक्टर के अंदर है, डिविडेंड यील्ड सारे स्टॉक्स के ऊपर बहुत अच्छा है। तो ये 4 सेक्टर फिलहाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और मार्केट कैप वाइज देखो तो स्मॉल कैप में फंड के थ्रू काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ मैं, ये फंड के थ्रू बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल, ऑटो, बैंकिंग, फार्मा, स्मॉल कैप फंड के जरिए निवेश के मौके अच्छे बन रहे हैं, पर इक्विटी में सतर्क कहां पर रहने की जरूरत है? आपने पिछले साल कहा था कि न्यू एज आईपीओज हैं या फिर पेनी स्टॉक है, बिटकॉइन, कितना बड़ा फॉल हमने देखा विजय जी इस साल। मतलब जिन्होंने क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगाए, अब तो उसके तो फिर टैक्स के रेगुलेशंस भी आ गए। तो क्या इक्विटी में इस साल भी यहीं पर आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है निवेशकों को? निवेशकों को सबसे पहले ये देखना है कि जो सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर है उनके पुराने वीडियो देखने चाहिए कि 1 साल पहले उन्होंने क्रिप्टो भी रिकमेंड की थी, 1 साल पहले उन्होंने किस तरह के स्टॉक रिकमेंड किए, ब्रोकर ने क्या बोला 1 साल पहले, आज 2023 में क्या करे थे वो रिपोर्ट तो आ रही है, लेकिन 2021 के बिगनिंग में उन्होंने क्या बोला, 2022 के बिगनिंग में क्या बोला। तो इन्वेस्टर को जो न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स वगैरह आते हैं या जो सोशल इन्फ्लुएंसर है उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उनसे वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और वो लोग क्या कहते हैं कि हाथ में चांद दिखाते हैं, हथेली में चांद दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इन्वेस्टर को पहले रिस्क समझने की ज़रूरत है, रिटर्न समझने के पहले। रिटर्न आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, रिस्क आप काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आप सोशल मीडिया से बहुत सावधान रहें। क्रेडिबल न्यूज़ चैनल है मेरे हिसाब से, जी बिजनेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मेरे हिसाब से आप जिस तरह का मनी गुरु प्रोग्राम करते हैं वहाँ बहुत एक्सपीरियंस लोग आके आपको एडवाइस करते हैं, आप वो उन लोगों की बात सुनिए। एक तो इस चीज़ पे ध्यान देना है। दूसरा, वापस आप आईपीओस की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दें, क्योंकि हमने देखा है कि आईपीओ 1-2 आईपीओ में पैसा बनता है, बाकी आईपीओ में इतना बड़ा नुकसान इन्वेस्टर का होता है और इन्वेस्टर फिर बेच भी नहीं पाता, क्योंकि नुकसान में कोई बेचना नहीं चाहता। तीसरा, आप माइक्रो कैप इन स्टॉक से बहुत बचें, और खासकर उन स्टॉक से बचें जो 200 रुपये का स्टॉक 1500-1600 हो गया, लेकिन अभी गिर के 1000 रुपये हो गया, तो आपको लगता है कि 1500-1600 वाला 1000 रुपये के अंदर अवेलेबल है, तो आप उसमें स्टेक ले लेते हैं। बाद में वो 1000 रुपये से 800, 600, 400 हो जाता है। हमने कई कंपनीज में देखा है कि 73 रुपीज़ का स्टॉक 1800 रुपये हो गया, और जब 1800 गिर के वो 1400 आया, 1200 आया, तब हाईएस्ट इंडिविजुअल कस्टमर इन्वेस्टर वहाँ पे ऐड हुए, और अभी वो स्टॉक 700-800 पे है। तो 73 से स्टॉक ने 10 टाइम रिटर्न दिया है, लेकिन 1.5 लाख उसके जो नए इन्वेस्टर आए हैं उसमें 1.25 लाख इन्वेस्टर 20 से 50% के आसपास नुकसान पे बैठे हैं। तो ये बहुत ध्यान रहे कि वैल्यू ट्रैप में आप नहीं फंसें। आपको लेना है तो कोई भी सेक्टर के अंदर लीडर, वो भी 2-3, एक लीडर नहीं लें, 2-3 लीडर रहें, क्योंकि एक लीडर का मार्केट शेयर दूसरा लीडर हो सकता खा सकता है। तो पहले तो डायरेक्ट स्टॉक से बहुत सचेत रहे, लेकिन फिर भी आपको लेने का इतना एक्साइटमेंट है तो एक सेक्टर में 2-3 कंपनियां जरूर लें, ताकि आपको एक वेल डिवर्सिफाइड विद इन सेक्टर आपका पोर्टफोलियो बने। क्रिप्टो से बहुत दूर रहें, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिप्टो से दूर रहें। डेट में अच्छा पैसा बनेगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप अननेसेसरी डेट के अंदर रिस्क लें। हर बार क्लाइंट को हम बोलते हैं कि डेट में ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, डेट म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, लेकिन वो जाते हैं इंडिविजुअल कंपनी एफडी के थ्रू। पहले तो टॉप लीडिंग कंपनी लाइक एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस की एफडी करते हैं, लेकिन कहाँ पता नहीं चलता कि कब डीएचएफएल की तरफ वो लोग फिसल जाते हैं। ये हमेशा होता आया है, तो मेरे हिसाब से आपको इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है।
गोल्ड पर जरा आते हैं विजय जी। गोल्ड साल जो 2022 रहा वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल साल गोल्ड के लिए भी रहा है। 2023 में गोल्ड पर फिलहाल निवेशकों को क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, बनेगा पैसा? गोल्ड और सिल्वर दोनों मुझे लगता है अट्रैक्टिव है मेरे हिसाब से आज की तारीख में, लेकिन आपको थोड़ा संभल के उसमें इन्वेस्ट करना है। मैं आपको स्ट्रेटेजी बताऊं गोल्ड और सिल्वर में कैसे डालना है। सिल्वर एक्चुअली बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है गोल्ड के मुकाबले, तो आप जब भी पैसा डालें उसके ऊपर आप देखेंगे गोल्ड और सिल्वर ने करीब 8 से 9% रिटर्न दिया पिछले 80, 90, 100 ईयर्स का। तो आप जब भी गोल्ड के अंदर पैसा डालें या सिल्वर में पैसा डालें तो 9% रिटर्न टारगेट करें। 9% के ऊपर रिटर्न आ रहा है तो जो भी एक्सेस पैसा बन रहा है वो आप निकालते रहे। तो मतलब आपने 1 लाख रुपया डाला और 9% रिटर्न होना चाहिए, मतलब 1 लाख का 1,09,000 होना चाहिए। उसके ऊपर हो गया 1 साल के अंदर अंदर तो पैसा निकालते रहे। उसके बाद CAGR 9% कंपाउंडिंग पे उस पर ध्यान दें। ज़्यादा पैसा बन रहा है तो पोर्टफोलियो लाइट करें, और टूट रहा है तो आप पैसा उसके अंदर और डाल दें, क्योंकि मेरे हिसाब से वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड वेरी स्टिकी इन्फ्लेशन, हायर इंटरेस्ट रेट, हाइटन ग्लोबल जियोपॉलिटिकल रिस्क। तो उस सिचुएशन के अंदर गोल्ड कुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लॉन्ग टर्म व्यू गोल्ड का बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि जो दुनिया में जितना भी गोल्ड प्रोड्यूस होता है 50% गोल्ड चाइना और इंडिया में कंज्यूम होता है और एक्चुअल कंज्यूमर यूज करते हैं, और वहाँ नेक्स्ट जनरेशन को गोल्ड से कितना प्यार है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लेकिन टेक्निकली गोल्ड राइट नाउ एटलीस्ट फॉर 2023 मेरे को ठीक लगता है इन्वेस्ट करने के हिसाब से। सर आखिरी सवाल आपका आपसे रहेगा शो में, और वो एक और एसेट क्लास है रियल एस्टेट, जिसने काफी अच्छा बूम दिखाया हमें साल 2022 में भी। सो 2023 में भी यही मोमेंटम रियल एस्टेट का देखें हम? बिल्कुल, और हमने एक्चुअली 2020 के बाद जो कोविड का दौर था हमने उस टाइम देख लिया था कि लोगों ने सोचा कि रियल एस्टेट बहुत बुरी तरह टूटेगा, लेकिन इतना बुरा टूटा नहीं। तो जो एक बड़ा करेक्शन उस टाइम हो गया, उसके बाद एक्चुअल जेन्युइन बायर्स बहुत हैं। तो अभी मेरे को लगता है इस साल भी जेन्युइन बायर्स का बहुत बड़ा डिमांड रहेगा, और अच्छे अच्छे बिल्डर के साथ जाए, अच्छे डेवलपर के साथ जाए। जैसे हम इक्विटी मार्केट में बोलते हैं ना, सेबी आ गया, सेबी आ गया इसका मतलब ये नहीं कि आप फालतू कंपनी में पैसा डालें। वैसे भी रेरा आ गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप फालतू डेवलपर के साथ पैसा जाए। अच्छे डेवलपर के साथ पैसा इन्वेस्ट करें। अगर आप एक्चुअल यूजर है घर के तो कंटिन्यूस बेसिस पे ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2014 के बाद हाईएस्ट यूनिट्स एक्चुअली 2022 के अंदर कंज्यूम हुए हैं, रियल एस्टेट का डील हुआ है, और वो मुझे लगता है दौर चलता रहेगा, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी वापस बढ़ गई है। इंटरेस्ट रेट इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं करता जो आदमी घर खरीदता उसके लिए। तो मेरे को लगता है रियल एस्टेट एक्चुअल कंज्यूमर के लिए फिर एक बार फायदे का सौदा रहेगा। बिल्कुल, तो डेट का रहेगा साल, इक्विटी में जरा संभलकर, सोने में है मौके अपार, और रियल एस्टेट में एक बार फिर से हमें दिख सकता है अच्छा बूम। तो ये है साल 2023 के लिए निवेश की स्ट्रैटेजी। बहुत धन्यवाद करेंगे आपका विजय मंत्री जी, आप हमारे साथ एक बार फिर से मनी गुरु के इस बेहद ही खास कार्यक्रम में शामिल हुए। धन्यवाद। तो आज के इस शो में बस इतना ही।